जी अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट आ रहा है ना, आवाज आ रही है मेरी? क्लास, आर यू एबल टू लिसन मी? I just want to make sure that all of them are present and all of them are listening me effectively. As soon as presentation will be uploaded, we will definitely go towards the lecture. Okay, Alia, thank you. So I hope you guys have studied the carbohydrates. कि हाथ ही नहीं लगाया presentation को. लास्ट टाइम हमने जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे, जो हमने रिव्यू किए थे, क्या उसको पूरे वीक बाद हमारी क्लास हो रही है? तो हैव यू फाइंड द टाइम टू स्टडी दैट? बिकॉज आजकल तो टाइम ही टाइम वाली कहानी होनी चाहिए. यू डोंट हैव टू कम द कॉलेज, डेफिनेटली टाइम काफी स्पेयर हो जाता है. आजकल में भी अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरा ख्याल है कि क्यों ना हम इस टाइम को यूटिलाइज कर लें. G class. Today again we will review the carbohydrates. No doubt we have done this already. Some parts of the topic we had already covered before that corona break, but I am just reviewing the past lectures also, just to make sure कि हमें अच्छी तरह से जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएं, जो गैप में तुम लोग चीजें भूल आए हो उसको हम कवर कर लें. तो लास्ट टाइम हमने जो किया था दैट वाज द, आई थिंक वी हैव डन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द carbohydrates. We have done with the classification of carbohydrates, and today we will move towards the structure of the carbohydrate. We have done this asymmetric carbon, reactions of carbohydrates, sugar, alcohols. इसलिए कह रही हूँ कि घर में जो है वो स्टडी करो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क हियर. जो 2 घंटे की हमारी क्लास है इसमें तुम लोग कुछ पूछ सको. जी, कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन. कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन. आलिया के क्वेश्चन आया है कि बुक से करना है कि नोट्स से. तो मैं बता दूं कि ये जो तुम लोग की प्रेजेंटेशन है ना, that is totally from your book. There can be some additional things in it, but most of the things are basically given in your
बुक इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री बाय फाइक अहमद, काफी चीजें उसमें हैं, ठीक है, जो एक दो अगर नहीं है, कुछ चीजें जो है वो हम इससे कर रहे हैं। तो मेरी तो बेस्ट एडवाइस यही है कि तुम लोग बुक से ही करो, बट कार्बोहाइड्रेट्स में क्योंकि स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हैं दे आर नॉट गिवन इन द बुक, तो उसको समझने के लिए हमने जो है ना प्रेजेंटेशन जो है इसको भी देख लेना है। बाकी चैप्टर्स इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट तुम लोग के चैप्टर्स है ना वो बुक से ही हो, हम बुक को ही पीडीएफ में चेंज कर लें, ताकि एक ही चीज तुम लोग के हाथ में हो, तुम लोग आराम से उसको पढ़ सको। इस तरह से यू गाइज मे गेट डबल माइंडेड हो सकते हो कि कहाँ से करें, बट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स यू कैन डू फ्रॉम द स्लाइड्स, इट विल वर्क, यू कैन डू फ्रॉम द स्लाइड्स। ओके जी, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट्स के दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर है और एक है जी चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो चेन स्ट्रक्चर है दैट वाज प्रपोज्ड बाय द केमिस्ट फिशर, दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज फिशर प्रोजेक्शन, and the ring structure has been discovered by the chemist Havrath, that's why the name is Havrath projection. So the structures have been named on the basis of their inventors, जिन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, उनकी बेसिस पे ही जो नाम है दे हैव बीन गिवन। सिंपल वर्ड स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का, विच इज बेसिकली अपीयरिंग इन द स्लाइड, जो अभी स्लाइड में को नजर भी आ रहा है, ये हमारा जो है जी चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। अब ये जो सेंटर में एक लाइन तुम लोग को सेंट्रल लाइन स्ट्रक्चर में नजर आ रही है, यहाँ पे मेक श्योर कि एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो इसके सेंटर पे कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ भी कार्बन है। जितना भी ये स्ट्रक्चर में जो है ना हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन के दरमियान में जो लाइन है उसमें कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, और स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो डबल बॉन्ड एच है उसके साथ भी कार्बन अंडरस्टूड है कि कार्बन प्रेजेंट है। चाहे ये स्ट्रक्चर भी कर लो तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अब इसी का जी जो है रिंग स्ट्रक्चर, हैवरथ प्रोजेक्शन ने यही चीज लिखी हुई है कि जो रिंग स्ट्रक्चर है वो 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर जो है, और जो चेन स्ट्रक्चर है वो 2D स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर इज 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। हैवरथ साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको प्रपोज किया था, लिखा हुआ है सर वाल्टर हैवरथ। और जो रिंग स्ट्रक्चर है 3 डिमेंशनल है, और जो चेन स्ट्रक्चर है वो 2D स्ट्रक्चर है, 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जी हैवरथ प्रोजेक्शन है, मैंने तुम लोगों को बोर्ड पे भी मेरे ख्याल में रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। सो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। आगे भी काफी स्लाइड्स में इसका स्ट्रक्चर आएगा, तो जिसमें जरा कार्बन एटम्स भी दिए होंगे, हम उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर का ओवरव्यू इन्होंने दिया हुआ है कि रिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये जो 1 नंबर है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, तो अंडरस्टूड है कि ऊपर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन को मेंशन इसमें नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल, ये जो कंप्लीट एक रिंग स्ट्रक्चर जो है दैट इज गिवन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, और इसके कॉर्नर्स है ना वहां पे कार्बन एटम इज प्रेजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल। और ये देखो इसके कितने कॉर्नर्स हैं इस रिंग के, काउंट द कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 कॉर्नर्ड ये जो रिंग है इसमें हर कॉर्नर पे कार्बन अंडरस्टूड है कि प्रेजेंट है। तो दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर। आई विल एडवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू memorize all the structures of the monosaccharides, but one thing is glucose, that all of you must memorize the structure of the glucose, ठीक है। आपको ड्रॉ करना आना चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। बाकी एडिशनल करना चाहो तो कोई एतराज नहीं है मुझे, बट रिंग स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर एटलीस्ट ग्लूकोज का आना चाहिए। The question may appear in your exam that draw the Fisher projection, so all of you must familiar with the Fisher projection, and question may come in the exam that draw the Haworth projection, so you have the idea what is the Fisher projection and what is the Haworth projection. Now come towards the isomers. I think we have done this in the class. The compounds having the same molecular formula but different structure formula are called as isomers, and this phenomena is called as isomerism, ठीक है जी। और 5 तरह की आइसोमरिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स में। सबसे पहली एल्डो कीटो आइसोमरिज्म। एल्डो कीटो आइसोमरिज्म का मतलब सिंपली ये है कि 2 कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे, 2 मोनोसेक्राइड्स ऐसे। अब आइसोमरिज्म जो है ना, मोनोसेक्राइड्स को याद रखो, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड की हम आइसोमरिज्म की नहीं बात कर रहे।
तो आइसोमरिज्म में क्या है कि जी दो ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिसमें जो है जी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटो ग्रुप है, ठीक है। दिस इज एल्डो कीटो आइसोमरिज्म। इसकी एग्जांपल मैंने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसकी स्लाइड्स में दी थी, ठीक है, कि दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एक में कीटो है, ठीक है। सुंदर, मैं थोड़ा माइक पीछे कर लेती हूँ जी। आवाज आ रही है सबको? तो एल्डो कीटो आइसोमरिज्म जो है जी ये हम कर चुके हैं, इसकी डायग्राम्स भी मैं तुम लोगों को दिखा चुकी हूँ। डी एंड एल आइसोमरिज्म, D and L isomerisms refers to the configuration of hydroxyl group around the carbon atom. D and L जो isomerism है ना, ये मैंने तुम लोगों को भी ये भी करवा दी हुई है। इसके लिए मैं स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखाना चाहूंगी D and L isomerism के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का। जी D and L आइसोमरिज्म में जो हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन है, ठीक है, नीचे से सेकेंड लास्ट हमारा जो कार्बन है उसमें अगर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है डी ग्लूकोज, और अगर ये OH ग्रुप जो है ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है एल ग्लूकोज। सो दिस इज D and L isomerism and these isomers are also called as enantiomers. इन isomers को हम enantiomers भी कहते हैं, ठीक है। So this is the structure of the D glucose. In the fifth carbon hydroxyl is present at the राइट साइड, इसका मतलब है ये डी ग्लूकोज है। अगर फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है ये एल ग्लूकोज है, ठीक है जी। एपीमेरिज्म, एपीमेरिज्म का मतलब ये है कि दो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका सारा स्ट्रक्चर तो सेम है बट एट द स्पेसिफिक कार्बन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन इज डिफरेंट। किसी एक स्पेसिफिक कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोक्सिल की और जो हाइड्रोजन की वो डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, जी हो गई थी, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एपीमर्स। इसकी भी आई थिंक यस द डायग्राम इज हियर बिकॉज आपकी जो बुक्स में है ना उसमें इतना स्ट्रक्चर नहीं है, तो दैट्स वाई, इसलिए ये जो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंटेशन है ये इसलिए वर्क करेगी क्योंकि इसमें हमारे पास साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी जो है वो प्रेजेंट हैं। तो जी ये अब तीन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक ग्लूकोज का, एक ग्लैक्टोज का और एक किसका है जी फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, देयर आर द थ्री स्ट्रक्चर्स व्हिच आर द गिवन। जी आवाज आ रही है? सुंदर, आलिया, आवाज आ रही है सबको? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अब इनमें क्या है, हमने एपीमर्स देखने हैं कौन कौन से एपीमर्स हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेम है एक्सेप्ट एट कार्बन नंबर 4 वी हैव द डिफरेंट, okay girls thank you, at the carbon number 4 we have the different orientation of hydrogen and hydroxyl group. I am repeating it again, we are talking about the epimerism. Epimers are those monosaccharides, their structures are their molecular formula is same, and if you see the structure of glucose and galactose, the whole structure is same, the whole structure is same, but at the carbon number 4 we have the different orientation of hydroxyl and hydrogen atoms. कार्बन नंबर 4 में ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, बट कार्बन नंबर 4 में ग्लैक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं कार्बन नंबर 4 पे, और ग्लैक्टोज और जो फ्रुक्टोज है ये ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज है इसका भी अगर तुम लोग स्ट्रक्चर कंपेयर करो तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और जो फ्रुक्टोज है उसमें कीटो ग्रुप है। तो ये एल्डो कीटो आइसोमरिज्म की एग्जांपल इन्होंने शो की हुई है, ठीक है। तो एपीमर इज आई थिंक क्लियर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिक मीन लाइट, ठीक है, पहले भी बताया था कि अगर कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए, अगर वो उस सोल्यूशन को राइट साइड पे रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड पे कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन लाइट को रोटेट कर रहा है
तो इसका मतलब है लेवो रोटेटरी। व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ नाइकोल प्रिज्म इट अलाउज टू पास लाइट टू वन ऑफ द रोटेशन ओनली। फिजिक्स में अगर कभी मैट्रिक में एक्सपेरिमेंट्स किए हो तो एक प्रिज्म होता था, प्रिज्म में से लाइट पास होती थी, ठीक है। तो अगर हम प्रिज्म में से लाइट पास करें या कार्बोहाइड्रेट के सोल्यूशन में से सोल्यूशन के आगे प्रिज्म रख दें और लाइट को अलाउ करें, तो सोल्यूशन की ये एबिलिटी होती है कि लाइट को राइट या लेफ्ट जो है रोटेट कर सकता है, ठीक है। ऐसे सोल्यूशंस जिनकी एबिलिटी होती है कि वो लाइट को रोटेट कर सके, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली active compounds, and yes, carbohydrates are the optically active compounds. If the rotation is towards right side तो dextrorotatory, जिसको प्लस से हम डिनोट करते हैं, और अगर रोटेशन लेफ्ट साइड पे है तो लेवोरोटेटरी, इसको हम जी माइनस से डिनोट कर सकते हैं। अब जी रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें डी एंड एल की जो अमाउंट है ना वो सेम है, ठीक है। डी एंड एल की अगर अमाउंट सेम है तो डेफिनेटली दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, उसमें प्लस और माइनस जो है वो दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन लाइट को फिर किसी साइड पे भी रोटेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इट विल नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं जी रैसमिक मिक्सचर। एक चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो कैपिटल डी जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल डी भी हो, यानी कि जो हमारा एनेंशियोमर्स हैं और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं किसी एक कंपाउंड में दोनों भी शो हो सकते हैं और नहीं भी शो हो सकते। म्यूटा रोटेशन एंड एनोमरिज्म। म्यूटा रोटेशन, ग्लूकोज इज अ लीनियर ओपन चेन स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर है लेकिन ये रिंग में भी चेंज हो सकता है। अब ये जो चेंज है फ्रॉम द चेन स्ट्रक्चर टू द रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं जी म्यूटा रोटेशन। द चेंज द कन्वर्जन ऑफ द बेसिकली chain ring structure in chain structure into the ring structure is called as म्यूटा रोटेशन। अच्छा, अब जब हमने स्ट्रक्चर ने जो है चेन स्ट्रक्चर ने जब रिंग में चेंज होना है तो डेफिनेटली उसको बेंड होने की जरूरत है ना, सिंपल तो वो सीधा खड़ा है, झुकेगा नहीं तो वो चेंज कैसे होगा रिंग स्ट्रक्चर में। तो उसका जो झुकना है बेसिकली दैट इज के जो पहला कार्बन है और जो पांचवा कार्बन है वो आपस में लिंक बनाएंगे, ठीक है। वो लिंक बनाएंगे the first carbon and the fifth carbon basically, ठीक है, they basically make a bond with each other, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन को थोड़ा ज्यादा बेंड होना पड़ेगा फिफ्थ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तभी ये रिंग शेप में चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है बेसिकली चेन रिंग से उसमें चेन स्ट्रक्चर से रिंग में, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द म्यूटा रोटेशन। और एक और टर्म तुम लोगों ने जो मेरी इस स्लाइड पे पढ़ी होगी, हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर। हेमी एक स्ट्रक्चर होता है हेमी एसिटाल और एक होता है हेमी कीटाल। इनमें फर्क ये है, हेमी एसिटाल का मतलब ये है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप वाला जब जी आई एम रिपीटिंग म्यूटा रोटेशन खतीजा के चेन स्ट्रक्चर है और रिंग स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की एबिलिटी है कि चेन स्ट्रक्चर से रिंग में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ द glucose to change from the chain structure into ring structure is called as the म्यूटा रोटेशन, ठीक है जी। अब हेमी एसिटाल का मैं तुम लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, जब वो चेन से रिंग में चेंज होगा तो उसको हम हेमी एसिटाल भी कह सकते हैं, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम हेमी एसिटाल भी कह सकते हैं, और ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसमें कीटो ग्रुप होगा उसको हम हेमी कीटाल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब जी एनोमरिज्म के एनोमर्स क्या हैं, ये आगे है हेमी एसिटाल हेमी कीटाल के, तो मैं आपको वो तब बताती हूँ। नो जी, एनोमरिज्म क्या होती है, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। द फर्स्ट कार्बन विच इज प्रेजेंट इन द रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अब ये जो एनोमेरिक कार्बन है इस पे हमने देखना है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। हाइड्रोजन अपसाइड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो अगर तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जी वो डाउनवर्ड्स है तो इसको हम कहते हैं बीटा एनोमर, और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं अल्फा एनोमर, ठीक है। मैं दोबारा तुम लोगों को जो है ना वो रिपीट कर देती हूँ कि एनोमरिज्म क्या है। एनोमरिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है।
रिंग स्ट्रक्चर में ही सिर्फ ये एग्जिस्ट करते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। अगर तो एनोमेरिक कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, ठीक है, पहले कार्बन पे सिर्फ हमने देखना है। अगर OH नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं अल्फा एनोमर, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, अल्फा एनोमर। अगर OH ग्रुप डाउनवर्ड्स प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा एनोमर, and if that OH group is present upwards it will be called as beta anomer। ठीक है, अब ये जो OH group है it is present upward so it will be called as beta anomer। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, तो we will call it a बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, एक हमने पढ़ा है D and L ग्लूकोज, ठीक है, और एक हम अब पढ़ रहे हैं जी अल्फा और बीटा ग्लूकोज। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ये रिंग स्ट्रक्चर में ही होता है सिर्फ अल्फा और बीटा। अच्छा जी, अब जो हम बात कर रहे थे हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल की, अब ये जो तुम लोग की स्क्रीन पे अब तुम लोग को जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इससे तो तुम लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला कि हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल क्या है। ठीक है, तो जो मैंने तुम लोगों को पहले इसकी कहानी सुनाई है ना वो ही ठीक है जी। ये नीलम अल्फा और बीटा एनोमर, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, कि रिंग स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पे जो पहला कार्बन है, ठीक है, ये पहला कार्बन जो है जहां से नंबरिंग भी स्टार्ट होती है, उस पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे बीटा एनोमर, और अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे अल्फा एनोमर। अब हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल जो है जी, के अगर तो कीटो ग्रुप किसी मोनोसेक्राइड में है, ठीक है, और वो चेन स्ट्रक्चर से, यानी कि फ्रुक्टोज है जैसे, उसमें कीटो ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज का जो चेन स्ट्रक्चर है जब वो रिंग में चेंज होगा, क्योंकि उसमें कीटो ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें जो अल्कोहल लिखा हुआ है ना, वो अल्कोहल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने देखा है कि OH प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें OH प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कीटोन है जब अल्कोहल के साथ मिलता है तो हेमी कीटाल बनाता है। इन द सिंपल वर्ड्स मैं तुम लोगों से ये कहूंगी कि दोनों स्लाइड्स तुम लोग यहाँ से ना करो, वैसे तुम लोगों को बता देती हूँ कि हेमी एसिटाल क्या है और हेमी कीटाल क्या है। ठीक है, हेमी एसिटाल जो है कि जब चेन स्ट्रक्चर जो है वो जी रिंग स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे हेमी एसिटाल। ठीक है, और जब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और जब जो है कीटो वाला अगर कीटोन ग्रुप किसी में है और वो अगर चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं हेमी कीटाल। थिंग्स विच हैव बीन लेफ्ट हेयर, बिकॉज जो लाइव आपकी क्लास होती है डेफिनेटली दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेबिनार। इसमें काफी चीजें ऐसी हैं कि हमारा क्योंकि आई टू आई सच कंटेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो उसमें हम इंशाल्लाह रिव्यू क्लासेस में उसको कर लेंगे इफ समथिंग इज लेफ्ट। अब जी सबसे इंपॉर्टेंट जी फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट के, इसमें एक तो जनरल फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है, जनरल फंक्शंस आ जाएं तो तुम लोग सब जितने भी तुम लोग को याद हैं, ग्लूकोज के फंक्शन, मैनोज के, फ्रुक्टोज के, तुम लोग सारे भी लिख सकते हो। लेकिन इंडिविजुअल फंक्शंस अगर आ जाएं तो फिर डेफिनेटली बहुत प्रिसाइजली हमने इंडिविजुअली लिखना है, यानी कि ये नहीं कि ग्लूकोज का फंक्शन है तो मैं लैक्टोज का लिखा हूं, मैं फ्रुक्टोज का लिखा हूं, दैट विल बी रॉन्ग। हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल, सना चौधरी मैं आपको दोबारा ये इन्फॉर्म कर दूं कि हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल जो है ये रिंग स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं। ठीक है, जो एल्डिहाइड वाले मोनोसेक्राइड का रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे हेमी एसिटाल, जो कीटो वाले मोनोसेक्राइड का रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे हेमी कीटाल। ठीक है, अब आ जाओ जी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates provide the body with a source of fuel and energy that is required to carry out daily activities and exercise. ये जनरल फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का। वी ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इफ दे आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट इन आवर बॉडी देन दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अगर एक्स्ट्रा होंगे तो स्टोर भी हो जाएंगे। एंड वी ऑल नो कि किस फॉर्म में ये स्टोर होते हैं, ये स्टोर होते हैं जी, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इंस्टेंट सोर्स है, फॉरेन एनर्जी दे देता है।
प्रोटीन्स थोड़ा जैसे आप खाते हो आपको फौरन एनर्जी नहीं मिलती, फैट्स आप जैसे ही खाते हो आपको फौरन एनर्जी नहीं मिलती, तो कार्बोहाइड्रेट्स वो आपको इंस्टेंटली एनर्जी देते हैं। मतलब ये कि एज सून एज यू च्यू इट, जैसे आप इसको चबाते हो तो हमारे मुंह में जो हमारे सलाइवा है, हमारे एंजाइम हैं जो कि इसको ब्रेक डाउन करते हैं और हमें एनर्जी दे देते हैं। जिनका अभी कनेक्ट हुआ है, अब हम जो है जी वो बहुत ज्यादा तो उसको रिपीट नहीं कर सकते। जो बाद में स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं ग्रुप में, it is advisable that you guys go through the slides and if you find any difficulty you can write to me, you can text me anytime. ठीक है? Our body need constant supply of energy to function properly, and the lack of carbohydrates can cause the tiredness, fatigue, poor mental function and lack of endurance and stamina. अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइट से डिलीट कर देंगे या कम लेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली फटीग होगी, क्योंकि इंस्टेंट सोर्स है, आप बहुत थकावट होगी, मेंटल फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ब्रेन का फंक्शन, फिर आपका स्टेमिना जो है वो वीक हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने डाइट में मेन जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब मोनोसेक्राइड्स के फंक्शन, जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं मोनोसेक्राइड्स के, राइबोज ग्रुप जो है जी मेरा, जो तुम लोग की क्लास से मैं ये कहूंगी कि प्लीज व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आ रहा है फर्स्ट ईयर के नाम से ना, ग्रुप बना लो। ठीक है, और सारी क्लास को मैं जीआर को कह दूंगी, नीलम को, उसको ना आप सब, क्योंकि मेरे पास तो सबके नंबर नहीं है, आप उस पर पूरी क्लास को ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर ग्रुप्स में प्लीज जो है हमारी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही कोई टॉक है तो वही शेयर होनी चाहिए बस। ठीक है, आपस के तुम लोग के मैसेजेस वगैरह या इस तरह के वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए ग्रुप्स में। ग्रुप में फिर ये होता है कि बंदा बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैसेजेस जो है ना वो आते रहते हैं, ऐसी मोबाइल बजता रहता है बार बार। आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, तो अगर ग्रुप बनाना है तो मेक श्योर कि वो सिर्फ हमारे स्टडी पर्पस के लिए होगा, कुछ पूछना है तो ओनली फॉर दैट पर्पस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द राइबोज। राइबोज जो है जी वो पेंटोज शुगर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो इसलिए हम इसको एल्डो पेंटोज कह सकते हैं। ठीक है, काम इसका क्या है जी? काम इसका ये है कि जो सबसे पहले तो राइबोज जो है, जो हमारा डीएनए और आरएनए है ना उसकी शुगर है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए, उसमें जो शुगर है वो है राइबोज। सो इस लिहाज से राइबोज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शुगर। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा एनर्जी का रिच कंपाउंड एटीपी, सुनते होगे इतने एटीपी। ठीक है, तो एटीपी जो है विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी एब्रीविएशन हो सकता है तुम लोग की बुक्स में लिखी हो, एटीपी, एनएडी, एनएडीपी। ठीक है, और शायद मैंने तुम लोगों से शेयर भी की हो। तो एटीपी, एनएडी, एनएडीपी, ये हमारा एटीपी तो हमारा एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक है, जिस फॉर्म में आपको एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी को वो एटीपी है। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। इसी तरह से एनएडी और एनएडीपी दोनों कोएंजाइम्स के नाम है, इतना याद रख लो, एनएडी और एनएडीपी, दीज आर द नेम्स ऑफ द कोएंजाइम्स। तो इनका भी मेन कंपोनेंट है, जाहिर है एटीपी भी किसी चीज से मिलकर बनी है ना, तो इसमें एक कंपोनेंट राइबोज शुगर है। इसी तरह से कोएंजाइम्स भी किसी चीज से मिलकर बने हैं ना, तो इसमें भी एक कंपोनेंट राइबोज शुगर है। ये राइबोज की इंपॉर्टेंस है कि ये बहुत ज्यादा हमारे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनका एक कंपोनेंट है। ठीक है, दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट शुगर है जी ग्लूकोज। ग्लूकोज बॉडी की सबसे अबंडेंट शुगर, एल्डोहेक्सोज भी इसको हम कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, बॉडी की भी इंपॉर्टेंट शुगर है। ठीक है, और हमारे ब्लड में मूव भी करती है, सारे टिश्यूज में तकरीबन ये पाई जाती है। ठीक है, तो एनर्जी का रिच सोर्स है, मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प कर रही है, नर्व ट्रांसमिशन में भी हेल्प कर रही है, टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प कर रही है, और अगर ये बॉडी में एक्स्ट्रा हो तो इट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा दूसरी शुगर्स के साथ मिल के ये डाइसेक्राइड्स भी बनाती है, बिकॉज डाइसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो इस वजह से ग्लूकोज जो है इट कंबाइंड विद अदर शुगर्स एंड इट फॉर्म द डाइसेक्राइड्स। अब जी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। इट इज वाइटल फॉर द नर्वस टिश्यू डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो नर्वस टिश्यू की डेवलपमेंट है, उसमें ग्लैक्टोज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसके अलावा जी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी मेजर हिस्सा है ग्लैक्टोज। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं? फैट्स, फैट्स के सुना हुआ ना नाम, फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो ऐसे लिपिड्स या ऐसे फैट्स जिनके साथ शुगर मिली हो, ग्लाइको मीन्स शुगर, उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। और ऐसी प्रोटीन्स जिसके साथ शुगर मिली हो उसको हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन्स। ठीक है, तो ग्लैक्टोज जो है जी, दे इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द मेमोरी ग्लैंड्स टू फॉर्म द मिल्क शुगर। इसके अलावा ग्लैक्टोज का ये फंक्शन है कि ये जो हमारी मिल्क शुगर लैक्टोज है उसका भी कंपोनेंट है। ठीक है, लैक्टोज जो कि डाइसेक्राइड है, हमने किया भी था। ठीक है, दोबारा भी मेरे ख्याल में भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो लैक्टोज का भी मेन कंपोनेंट जो है वो ग्लैक्टोज है। ये फंक्शंस हैं ग्लैक्टोज के, और सोर्सेज क्या हैं, कौन सी चीज खाओगे तो ग्लैक्टोज मिलेगी। सबसे पहले तो जब लैक्टोज मिल्क शुगर ब्रेक होगी, हाइड्रोलिसिस उसकी होगी, तो वी विल गेट ग्लैक्टोज। यानी कि अगर सिंपली ये है कि अगर दूध पीते हो तो ग्लैक्टोज तुम लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा जितने लेग्यूम्स हैं, ठीक है, लेग्यूम्स जो आपके बीन्स वगैरह हैं, रेड बीन्स, लोबिया वगैरह, ठीक है, उनकी जो सीड कवरिंग्स होती है ना, उनमें भी ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लेग्यूम्स खाते हैं तो फिर हमें ग्लैक्टोज मिल सकता है। इसके बाद है जी मैनोज। मैनोज को हम हमारी बॉडी में ग्लूकोज में चेंज हो सकती है। ठीक है, और ग्लैक्टोज की तरह जो मैनोज है ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लाइको प्रोटीन्स का। सो मैनोज इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम क्या है? बेसिकली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बनी हुई है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से। इस वजह से ग्लाइकोप्रोटीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेल के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट है मेजर हिस्सा है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ। ठीक है, तो उसमें अब ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो शुगर है दैट इज मैनोज। दो हैं, ग्लैक्टोज भी प्रेजेंट है और मैनोज भी प्रेजेंट है। अब सोर्स इसका क्या है जी? मैनोज का। कौन सी चीज खाओगे कि तुम लोगों को मैनोज बॉडी में मिलेगा? प्लांट की मेम्ब्रेन्स, यानी कि प्लांट सोर्सेज के जितने फूड्स हैं जो तो खाते हो, लाइक ग्रीन लीफी जितनी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो दे आर द गुड सोर्स ऑफ मैनोज। इसके अलावा जो वेजिटेबल गम्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल गम्स हम एज इट इज तो नहीं खाते, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे हमारी वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें गम होती है, जैसे कि लेडी फिंगर भिंडी, देखो उसमें भी एक ग्लू टाइप स्ट्रक्चर होता है, गम टाइप। इसके अलावा जो गम्स हैं आपकी बेकरी आइटम्स में, मैंने पहले बताया था, यूज होती हैं। तो अगर हम वेजिटेबल गम्स या प्लांट मेम्ब्रेन्स खाते हैं तो वी कैन गेट द मैनोज। नेक्स्ट जो हमारी शुगर है जी, दैट इज फ्रुक्टोज। इसको हम कीटो हेक्सोज कह रहे हैं। 6 कार्बन है, दैट वाई हेक्सोज। और कीटो ग्रुप है तो दैट्स वाई, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अगर कीटो ग्रुप है तो दैट्स वाई कीटो हेक्सोसिस इसको हम कह सकते हैं। फ्रूट्स की मेन शुगर है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। ये भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज में चेंज हो सकती है। ठीक है, और मेल्स के जो स्पर्म्स हैं, बेसिकली स्पर्मेटाजा, ये फ्रुक्टोज को प्रेफर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। देखो हमारी बॉडी के जो बाकी जितने सेल है ना, वो उनका फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है। आपका ब्रेन सेल हो गया, आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, लिवर के सेल्स हो गए, ठीक है, सारे सेल्स जो हैं ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। लेकिन जो स्पर्म्स हैं मेल्स में, वो फ्रुक्टोज को नेचुरली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। कोई खास वजह नहीं है, बट ये है कि उसमें अपटेक जो है फ्रुक्टोज का वो ज्यादा है। डाइसेक्राइड्स, ठीक है, डाइसेक्राइड्स व्हिच आर कंपोज ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स, जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बने। अब जी डाइसेक्राइड्स में हमारे पास सबसे पहला जो डाइसेक्राइड है दैट इज लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर भी है, हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। कौन से 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है? वी आर रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। मेरे ख्याल में कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर तो तुम लोगों को रट जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और मैं इसलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये जो टाइम था इसको यूटिलाइज ना किया हो, बुक्स को ना खुलाओ। देखो हर जगह ऐसी ही सिचुएशन है। ठीक है, व्हेन वी गेट रिलैक्स तो समटाइम्स हम चीजों को इग्नोर ही कर देते हैं, कम ही यूज करते हैं। तो सेम इज द केस विद माय किड्स आल्सो। मेरे अपने बच्चों का यही हाल है कि छुट्टियां हैं स्कूल से, तो उस तरह से नहीं पढ़ाई हो रही जैसे होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, कि जो हमारा गैप था उसमें जो चीजें तुम लोग भूल गए हो वो हम रिकॉल कर लें। बिकॉज अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर इग्नोर हो जाएगा तो फिर अगले भी इग्नोर ही होंगे, because there are certain things which are going to repeat in the next chapters also. चलो जी वापस लैक्टोज पे आ जाओ। ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना है, लिंकेज इसके दरमियान बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा जी मेमोरी ग्लैंड्स इसको सिंथेसाइज कर रही हैं।
लैक्टोज को, क्योंकि बॉडी में भी जाहिर है ये बन रही है शुगर, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमने की थी, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर जो पहला कार्बन है C1 कार्बन है या C2 जिन पर फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर तो वो कार्बन किसी के साथ लिंकेज नहीं बना रहा तो फिर हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट को, ऐसी शुगर को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और अगर जो पहला कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमेशा 2 कार्बन पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एंड 2, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो इट विल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 1, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटो है तो इट विल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 2, ठीक है जी। तो अगर तो पहले कार्बन पे जिस पे फंक्शनल ग्रुप था तो वो अगर फ्री है, यानी कि किसी के साथ लिंकेज नहीं बना रहा, तो ऐसी शुगर को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और अगर जो है कार्बन पे 1 पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री नहीं है, कि ऑलरेडी उसने लिंकेज बनाई हुई है किसी के साथ, फिर हम उसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जी लैक्टोज से रिलेटेड एक डिजीज भी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये है, पहले भी बताया था कि नेचुरली कुछ लोगों में बाय बर्थ लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है। लैक्टेज इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। बॉडी में जब भी शुगर जाएगी या कोई भी तुम लोग खाना खाते हो, डेफिनेटली वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा तो तुम लोगों को एनर्जी मिलेगी। तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज लैक्टेज, वरना लैक्टोज तो वैसे ही भरा रहेगा हमारी बॉडी में, ठीक है जी। तो लैक्टोज पे एक्ट करता है एंजाइम लैक्टेज, और अगर नेचुरली किसी में लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, तो इस डिजीज को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब सोर्सेज क्या है लैक्टोज से, लैक्टोज के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, दूध और दूध से बनी हुई जितनी चीजें हैं ना, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ द लैक्टोज, ठीक है। और ह्यूमन मिल्क में 6 to 8% जो है जी लैक्टोज वो प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाओ जी सुक्रोज पे। सुक्रोज जी जो हमारी टेबल शुगर भी है, ठीक है, सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेबल शुगर। एंड वापस मैं जरा आ जाऊं सुक्रोज पे ही, इसको हम कैन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, टेबल शुगर भी कहते हैं और कैन शुगर भी कहते हैं इसको, क्योंकि हम इसको गन्ने से हासिल करते हैं ना चीनी को, दैट्स व्हाई द नेम इज कैन शुगर। इसमें अब 2 इसके जो मोनोसेक्राइड, यानी कि किन 2 मोनोसेक्राइड से मिलके सुक्रोज बनता है, तो जी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, व्हेन दे बोथ कंबाइन दे फॉर्म द सुक्रोज। इनके दरमियान अब लिंकेज कौन सी है, ठीक है, अल्फा 1,2 लिंकेज है, यानी कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म द अल्फा 1,2 लिंकेज। फंक्शन क्या है जी, सुक्रोज को हम सैकरोज और केन शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनी हुई है, ठीक है, कार्बन 1,2 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जिसपे फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी यूज हो रहा है बॉन्डिंग में, और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप है तो उसका फंक्शनल ग्रुप भी यूज हो रहा है लिंकेज बनाने के लिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दोनों अगर फंक्शनल ग्रुप अगर यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके पास कोई किसी और के साथ सुक्रोज लिंकेज नहीं बना सकता। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सुक्रोज है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा जी ये इन्वर्ट शुगर भी है। इन्वर्ट शुगर का मतलब ये है कि सुक्रोज जो है वो पहले तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी थी, लेकिन जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाती है हाइड्रोलिसिस के बाद तो ये लेवोरोटेटरी भी शो करती है। सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि अभी हमने आइसोमरिज्म पढ़ी है कि एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है कार्बोहाइड्रेट और एक लेवोरोटेटरी होता है। इन्वर्ट शुगर इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये जब सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, लेकिन जैसे ये ब्रेक होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो ये अपना वो आइसोमरिज्म चेंज कर लेती है। इस वजह से हम इसको इन्वर्ट शुगर कह रहे हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रो से लेवो में चेंज होती है। अब कौन सी चीज खाएंगे तो जी सुक्रोज मिलेगा जी, टेबल शुगर, बीट शुगर, पाइनएप्पल, कैरेट रूट्स, ऑल आर द गुड सोर्सेज ऑफ सुक्रोज। इसके बाद जी पॉलीसेक्राइड्स, हमारी जो फाइनल तीसरी जो हमारी क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, डेक्स्ट्रिन है, ठीक है, सेलुलोज है, सो दीज आर द गुड पॉलीसेक्राइड्स। स्टार्च में अब जो हमारा जो मोनोसेक्राइड है, यानी कि ज़ाहिर किसी मोनोसेक्राइड से मिलके बनती है ना, तो जो मोनोसेक्राइड है जो कि स्टार्च को बना रहा है वो है सिर्फ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की चेन है
वो 10 से ज्यादा ज़ाहिर है ग्लूकोज होंगे तो स्टार्च बनेगा ना, तो वो 11 भी हो सकते हैं सॉरी, और वो 100 भी हो सकते हैं। जी। और जो स्टार्च है, अब ये इसकी कंपोजिशन ये है कि ये इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक इसमें होता है अमाइलोज, ठीक है, एक कंपोनेंट स्टार्च का है अमाइलोज, और दूसरा जो कंपोनेंट है ना स्टार्च का वो है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। वन कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज अमाइलोज एंड द सेकंड कंपोनेंट इज अमाइलोपेक्टिन। अब कितने परसेंट स्टार्च में अमाइलोज है और कितने परसेंट अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है, तो 15 से 20% जो है ना स्टार्च में अमाइलोज है, और 80 से 80% जो है वो अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। दीज आर द बेसिकली टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार्च, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सो दिस इज अब जो हमारे पास स्टार्च है ना, इसमें जो अमाइलोज है ना दैट इज द नॉन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। Welcome back, class. Hello, hello, hello. I'm so sorry. I am back. Are you able to listen me, girls? Hello, class. Are you able to listen me? Okay, okay, okay. I have to go. I'm sorry. You know, webinar is from these days doing from home basically. So you know, kids are there. Actually, मेरी मॉर्निंग में भी आज 2 घंटे की क्लास थी। उसके बाद जो है जी अब दोबारा तुम लोग के साथ हैं, तो वो 4 घंटे जो है ना वो जब घर पे बैठे हो ना, फिर बच्चे जरा आपको पता है काबू में नहीं रहते। अच्छा जी, वापस हम जरा आ जाएं जो है ना जी स्टार्च पे हम गा रहे थे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। वापस हम आ गए हैं जी स्टार्च पे ही, कि स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक स्टार्च में कंपोनेंट होता है अमाइलोज और एक होता है इसमें अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोज होता है ना वो है नॉन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो अमाइलोपेक्टिन है ना वो है जी इसका बेसिकली ब्रांच स्ट्रक्चर। so these are the basically two structures of the starch.
ठीक है, अब इसमें 15 से 20% यानी कि 15 से 20% जो है ना वो अमाइलोज है, और 80 से 85% जो है ना वो है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोपेक्टिन का मतलब है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक तो बिल्कुल चेन फॉर्म में जो है ना जी मोनोसेक्राइड्स अटैच हुए जा रहे हैं, और एक ये है कि साथ में ब्रांचेस भी बना रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे भी अटैच हो रहे हैं, सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। मे बी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स अगर स्ट्रक्चर आता है तो फिर आई विल शो यू। अब इसके अलावा जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिंकेज कौन सी प्रेजेंट है जी स्टार्च में। तो स्टार्च में हमारे पास दो तरह के लिंकेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ना स्टार्च में जो है जी दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इस बात से लिंकेजेस भी दो तरह की हैं। एक चेन स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और एक है इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर। तो इस वजह से जो चेन स्ट्रक्चर है ना, यानी कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास जो लिंकेज है वो है अल्फा 1,4 लिंकेज, और जो ब्रांचेस है ना जहाँ पे वहां पे है जी अल्फा 1,6 लिंकेज। तो हमारे पास, क्योंकि अभी बोर्ड नहीं है, कैन नॉट ड्रॉ द थिंग्स टू यू, तो इसमें हमारे पास दो तरह के लिंकेज है। एक हमारे पास है जी के जिसमें चीजें सिर्फ एक चेन में अटैच हो रही हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर अटैच हो रही हैं, सिंपली लाइन कह दो उसको, अगर लाइन में अटैच हो रही हैं तो वो 1,4 लिंकेज है, और अगर लाइन के ऊपर नीचे भी अगर हो रही है ना तो फिर वो है 1,6 लिंकेज। अब कौन सी चीजें अगर हम खा रहे हैं, जितने सीरियल्स हैं, पोटैटोज हैं, लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हैं जी आपके सोर्सेज स्टार्च के। इसके अलावा स्टार्च की भी डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाती है। माउथ में एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, हमारे सैलिवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक प्रेजेंट होता है हमारे पेनक्रियाज में। तो जो सैलिवा में प्रेजेंट होता है ना वो तो एक्ट करेगा जो वेल कुक्ड आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो डाइसेक्राइड्स वगैरह हैं। बेसिकली जो पॉलीसेक्राइड्स है ना उन पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, तो एंजाइम अमाइलेज ही है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। एक है सेलेवरी अमाइलेज और एक है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जो सेलेवरी अमाइलेज है वो बहुत वेल कुक्ड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना, अच्छी तरह जो पके होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, उनको वहां पे डाइजेस्ट कर देगा। और जो आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं, जो आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव द बेसिकली एंजाइम पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अब जब ये स्टार्च की ब्रेकडाउन होगी तो हमें डेक्स्ट्रिन भी मिलेगा। ठीक है, और हमें माल्टोज भी मिलेगा, यानी कि ये भी इसके कंपोनेंट्स हैं। इंटरमीडिएटरी समझ लो कि ये स्टेप्स हैं कि जब हम स्टार्च को ब्रेक करते हैं तो आपको माइलोपेक्टिन दो तो इसके कंपोनेंट है जो कि मिलने ही मिलने हैं, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी बनती हैं एज ए बाई प्रोडक्ट्स। तो समझ लो कि स्टार्च की जो बाई प्रोडक्ट्स है ना उनके नाम लिखे हुए हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन, माल्टोज एंड माल्टोट्रायोज। दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टार्च। ठीक है जी, अब है ग्लाइकोजिन। ग्लूकोज जी जिस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है उसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोजिन। इसका भी जो स्ट्रक्चर है ना दैट इज द बेसिकली ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी क्या है कि आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ब्रांच स्ट्रक्चर आ गया है, यानी कि चेन स्ट्रक्चर भी है, लीनियर स्ट्रक्चर भी है, और ब्रांचेस भी हैं। जब दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं तो इसका मतलब है लिंकेज भी दो तरह की हैं। ठीक है, एक 1,4 लिंकेज है और एक है 1,6 लिंकेज। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज लाइक द स्टार्च। लेकिन अब फर्क ये होता है कि लिंकेज कब कितने कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड ज्वाइन करेंगे तो ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक लिमिट है कि जब 8 से 10 ग्लूकोज ज्वाइन हो जाएंगे ना एक स्ट्रेट चेन में, तो फिर उसके बाद एक ब्रांच आ जाएगी, फिर 8 से 10 अटैच हो जाएंगे, फिर ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रांचेस कितने कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आनी है, इसका फर्क है इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, स्टार्च में और ग्लाइकोजिन में। तो ग्लाइकोजिन में भी 1,4-1,6 लिंकेज है, और स्टार्च में भी 1,4-1,6 लिंकेज है। अब ग्लाइकोजिन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स में स्टार्च होता है आपको पता है, और एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी ग्लाइकोजिन होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजिन दोनों कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है, दोनों ग्लूकोज को हमारी बॉडी में स्टोर करती हैं। ठीक है, जो स्टार्च है वो प्लांट में ग्लूकोज को स्टोर करता है, और जो ग्लाइकोजिन है वो एनिमल्स में ग्लूकोज को स्टोर करता है अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो तो। और कौन से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनमें ग्लूकोज स्टोर होता है, एक है जी लिवर और एक है मसल्स। ठीक है, दीज आर द टू ऑर्गन्स विच यूज टू स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये जो दो हैं जी ऑर्गन्स जिसमें ग्लूकोज स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजिन। अब जो आपका लिवर का ग्लाइकोजिन है बेसिकली दैट इज द ग्लाइकोजिन विच हेल्प्स टू मेंटेन आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल। फॉर एग्जांपल शुगर आपकी कम ज्यादा हुई है तो जो लिवर का आपका ग्लाइकोजिन है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, आपको एनर्जी दे देगा।
और जो आपका मसल का ग्लाइकोजन है ना, ये आपको कोई एनर्जी नहीं देता। जो मसल ग्लाइकोजन है बेसिकली ये मसल्स को ही सिर्फ एनर्जी देता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग द वेरी स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज, हम कोई बड़ी जो है ना जी स्ट्रेंशियस और बड़ी विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जाहिर आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपका जो लिवर ग्लाइकोजन है वो आपको नहीं एनर्जी देगा, बल्कि आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को एनर्जी देने के लिए, एटीपीज देने के लिए जो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है ना वो आपको एनर्जी देगा। और जो लिवर का ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है दोबारा बता रही हूँ कि ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज एंड दैट वर्क्स ओनली व्हेन यू नीड द एनर्जी। सपोज यू आर इन द स्टेट ऑफ द फास्टिंग, सपोज आप फास्टिंग की स्टेट में हो, आपने रोजा शोजा रखा हुआ है, जैसे कि अब रमजान शुरू भी होने वाला है, तो जो सारा दिन 12 से लेके आप 12 आवर्स से लेके लाइक 16 आवर्स तक जो आप भूखे रह रहे हो, तो बॉडी को तो एनर्जी मिल रही है। रमजान में आप काम भी करोगे, अपनी ड्यूटी भी दोगे, हॉस्पिटल भी जाओगे, वेबिनार क्लासेस भी होंगी, तो वी आर नॉट ईटिंग फ्रॉम द लास्ट 10-12 आवर्स, बट स्टिल ब्रेन इज वर्किंग, ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी आ रही है जो बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेसिकली वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और जी ग्लाइकोजन का स्टोर्ड सोर्स क्या है जी? दैट इज द एनिमल मीट विच इज द सोर्स ऑफ द ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज द सेलुलोज। सेलुलोज जो है जी इसकी भी कंपोजिशन यही है कि ये ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। अभी तक हमने जितने पॉलीसेकेराइड पढ़े हैं ना वो सारे ग्लूकोज से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक है। इन सब में जो इनका मेन जो बेसिकली मोनोमर है ना, दैट इज बेसिकली ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ मिलके जो है अगर 10 से ज्यादा यानी कि 20-25 ग्लूकोज हैं, ये चेन बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं जी सेलुलोज, ठीक है। इनके दरमियान जो लिंकेज है दैट इज β1,4 लिंकेज, एंड इन आवर बॉडी वी कैनॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज बिकॉज वी लैक द एंजाइम सेलुलेज, ठीक है। बॉडी में हमारी सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इस वजह से हम सेलुलोज को खा नहीं सकते। घास शास तुम लोग होपफुली तुम सब नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो रीजन यही है कि जो है ना, रीजन यही है कि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब सेलुलोज का फंक्शन क्या है? सेलुलोज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर बेसिकली, ठीक है। फाइबर की बड़ी अच्छी फॉर्म है, डाइट को बल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनको ये रिमूव करवाता है। इसके अलावा जी ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इट ऐड बल्क टू आवर स्टूल, सो इट प्रिवेंट अस फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से बताता है, और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा जी कॉलन कैंसर के रिस्क को भी ये डिक्रीज कर रहा है। मेरे ख्याल में इट्स बेटर टू टेक द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, सो वी विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स की हम ब्रेक करते हैं, और फिर मैं चेक करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर खत्म होने वाला है तो हम साथ में प्रोटीन्स की भी स्लाइड अपलोड करवा लें उस टाइम में, ठीक है, ताकि हमने जो है ना हमारा लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहे। तो जाना कहीं नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स की ब्रेक है, ठीक है। आई विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट्स। थैंक यू।
जी क्लास वेलकम बैक। आ जाओ सारे वापस। इधर ही हो के चले गए हो तुम लोग? पोस्ट फॉरेन ब्रेक ही चल रही है अभी। ओके ओके ओके, जस्ट वांट टू नो कि सब वापस आ गए हैं इस छोटी सी ब्रेक से कि नहीं। सो गर्ल्स यू आर बैक। ओके गुड 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 गुड। मैंने कहा हम जल्दी से वाइंड अप करें क्योंकि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अब ज्यादा नहीं है आई थिंक ना। और मैंने रिक्वेस्ट की थी आपके एडमिन से कि अभी जो है ना हम नेक्स्ट भी कुछ प्रोटीन्स वगैरह कुछ हम स्टार्ट कर सकें, बट दे वर सेइंग दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। चलो जी, ग्लाइकोजिन तो हमारा पॉलीसेकेराइड था, ठीक है। अच्छा, इन सारे पॉलीसेकेराइड्स में ना याद रखना है कि सारे मिलके बने हुए हैं ग्लूकोज से। और मैंने बताया था कि एक पॉलीसेकेराइड है इनोलिन जो कि फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है। इनोलिन INULIN जो कि मिलके बना हुआ है फ्रुक्टोज से, ठीक है। बाकी ये जितने हैं स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजिन है, डेक्स्ट्रिन है, इन सब का जो मोनोसेकेराइड है जी वो है ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन इनमें ज़्यादा लिंकेज का फर्क है, जैसे ग्लाइकोजिन की जो लिंकेज है, सेलुलोज की जो लिंकेज है, ठीक है। तो लिंकेजेस का फर्क है और फंक्शंस का फर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जी सेलुलोज जो है ना हमारा बड़ा अच्छा जो है ना फाइबर है। अब देखो हमारी बॉडी में, आई वाज टेलिंग यू कि बॉडी में जो है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता, फिर भी आप बहुत सी ऐसी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो सेलुलोज होता है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स में सिर्फ सेलुलोज नहीं है और भी काफी जो हमारी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जितनी हमारी वेजिटेबल ओरिजिन के कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब जो है ना एज अ फाइबर काम करते हैं, ठीक है। और सेलुलोज भी एज अ फाइबर ही काम करता है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा मेडिसिन में यूज हो सकता है। अब फाइबर्स का जो फंक्शन है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि फाइबर्स जो हैं सबसे पहले तो आपके डाइट को बल्क देते हैं, और जाहिर है डाइट को अगर बल्क दे रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूल को भी बल्क ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी ल्यूमेन की कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं, कॉलन कैंसर से बचा रहे हैं, प्लस बॉडीज में जो आपके टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सेलुलोज की और फाइबर की ये एबिलिटी है कि ये टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ लिंकेज बनाते हैं, और जब ये फाइबर इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसिस की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है ना, तो साथ में वो टॉक्सिक वेस्ट कंपाउंड्स भी बॉडी से निकल आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फाइबर्स के बारे में ये है कि ये हमें एम्प्टी किलो कैलोरीज देते हैं, यानी कि अगर तुम लोग फाइबर ज्यादा खा लोगे ना तो तुम लोगों को कैलोरीज कोई ज्यादा नहीं बॉडी को लगेंगी, ठीक है। यानी कि ये एम्प्टी किलो कैलोरीज देते हैं, ज्यादा भी खा लोगे तो कैलोरी बॉडी को कम मिलेगी। जैसे कि सैलेड्स हैं, जितने सैलेड्स हैं तुम लोग, खीरा, मूली, गाजर, फ्रूट सैलेड्स, जितने भी सैलेड्स हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होगा, उसमें ये है कि जी आपका वेट जो है ना वो वेट गेन तुम लोग नहीं करोगे। यही वजह है कि जो हमारी वेट लूजिंग जो स्लिमिंग डाइट्स हैं उनका मेन हिस्सा जो है दैट इज फाइबर, कि तुम लोग सलाद वगैरह खाओ, इससे क्या होगा कि पेट भी भर जाएगा और कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी। अब आ जाओ जी हमारे जो पॉलीसेकेराइड्स की, देखो ना दो तरह के थे पॉलीसेकेराइड्स, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड्स थे जिसमें हमने किए हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज। अब हैं जी हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, यानी कि जिसमें जो डिफरेंट कंपाउंड से मिलके बने हैं, जिसमें नो डाउट ग्लूकोज वगैरह तो होता है लेकिन साथ में और कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स वाली स्लाइड है ना, इस पे देखो सबसे पहला है जी हाइल ह्यूरोनिक एसिड। हाइल ह्यूरोनिक एसिड ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि अमाइनो शुगर से मिलके बना है, ठीक है। ग्लूकोसा अमाइन, यानी कि ग्लूकोज के साथ जब अमाइन ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोसा अमाइन। तो ये एक डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना है हाइल ह्यूरोनिक एसिड। साथ में देखो ये ग्लूकोह्यूरोनिक एसिड। अब लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड के कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स कब एसिड में चेंज होते हैं, तो मोनोसेकेराइड्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तब ये एसिड्स में चेंज होते हैं, ठीक है।
तो ग्लूकोज की ऑक्सीडाइज फॉर्म यानी कि ग्लूको यूरोनिक एसिड, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द हाइल यूरोनिक एसिड। अब जो होमोपॉलीसेकेराइड्स थे ना, उसमें तो बस सिंपल सा था कि जी आपके मोनोसेकेराइड्स थे, ठीक है, कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो होमोपॉलीसेकेराइड्स का मेन पार्ट है। लेकिन जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है ना, उसमें ऐसा सिंपल नहीं होगा कि मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज मिलके बना रहा है, फ्रुक्टोज मिलके बना रहा है, सुक्रोज मिलके बना रहा है। दिस इज द नॉट केस विद द हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकन्स भी कहते हैं, ठीक है। अमाइनोग्लाइकन्स इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर अमाइनो शुगर से मिलके बने हुए हैं, इस वजह से हम इसको ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स भी कहते हैं। अगर आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकन्स, तो ये ना सोचते रहना कि ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसमें हमने हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स ही लिखने हैं, ठीक है जी। तो जी हाइल यूरोनिक एसिड, अब जी इसकी कंपोजिशन क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है। ग्लूकोसामाइन से मिलके बना है, ग्लूको यूरोनिक एसिड से मिलके बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ये इसमें लिंकेज बना रहे हैं। और साथ में है जी इसमें ग्लूको यूरोनिक एसिड, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। यानी कि दो ही तुम लोग याद रखो, एक ग्लूकोसामाइन और ग्लूको यूरोनिक एसिड, इनसे मिलके जी ये बना है हाइल यूरोनिक एसिड। इसका फंक्शन काफी दफा आई हैव टोल्ड यू कि सीमेंटिंग एजेंट है, आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में बैक्टीरिया की एंट्री नहीं करने देता, ठीक है। इसके अलावा जो है जी आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट है, जॉइंट्स के साइनोवाइल फ्लूइड में प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ द hyaluronic acid which have been given in your book, so you can do the content of the hyaluronic acid from the phycometh book, वहां से तुम लोग इसके फंक्शंस अच्छी तरह कर सकते हो। इसके बाद है जी कॉन्ड्राइटन सल्फेट। कॉन्ड्राइटन सल्फेट भी हमारा जो है जी वो वीक, एक तो सबसे पहले ये है कि ये वीक एंटीकोगुलेंट एजेंट है, इसके फंक्शंस नीचे लिखे हैं वो अभी हम करते हैं हम। अभी तुम लोग को बता दूं कि एक तो वीक एंटीकोगुलेंट है, इसके अलावा ये भी आपका जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है ना कॉन्ड्राइटन सल्फेट, ये भी बना है एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमाइन से, ग्लूकोयूरोनिक एसिड सल्फेट से, ठीक है, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सल्फेट। दोबारा बता देती हूँ कि कॉन्ड्राइटन जो सल्फेट है वो एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये भी सिंपल शुगर से नहीं बना, बल्कि जो मॉडिफाइड शुगर्स है ना, जिसको हम डिराइव्ड शुगर कहते हैं, ठीक है, तो ये डिराइव्ड शुगर से मिलके बने हैं। डिराइव्ड शुगर का मतलब है कि ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोसामाइन है, ग्लूकोज अपनी अमाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, अपनी एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनसे ये मिलके बना है। और इसमें साथ में एक और चीज भी प्रेजेंट है, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, कॉन्ड्राइटन सल्फेट है, नाम में सल्फेट प्रेजेंट है तो जाहिर है साथ में सल्फर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन सल्फेट, ग्लूकोयूरोनिक एसिड सल्फेट, ठीक है, इनसे मिलके बना है। ये तीन चीजें जो है इसमें प्रेजेंट हैं, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन सल्फेट, ग्लूकोयूरोनिक एसिड सल्फेट, और फिर दोबारा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन सल्फेट। ये तीन जो चेन्स है ना, यही चलती रहती हैं, जिससे जाहिर है ये भी अगर जब ये तीन कंपोनेंट्स भी जब 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि पॉलीसेकेराइड तभी बनेगा ना। अगर ये सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो फिर तो वो ट्राइसेकेराइड हुआ, फिर वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड नहीं होगा। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि कॉन्ड्राइटन सल्फेट में जो तीन कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ये इनका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस लिखा हुआ है कि चेन में किस तरह प्रेजेंट होंगे। पहले एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन होगा स्ट्रक्चर में, फिर साथ में ग्लूकोयूरोनिक एसिड सल्फेट होगा, और फिर साथ में एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन सल्फेट होगा। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये हैं जी, ये रिपीट हो जाएंगे तो आप किसका स्ट्रक्चर बनेगा, कॉन्ड्राइटन सल्फेट का। अब उसके अलावा जी हेपरिन, हेपरिन इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब तो सबको पता है कि क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, कोई भी क्लॉट आपकी आर्टरीज में वेन्स में ना आ जाए, उससे ये प्रिवेंट करता है। हाइल यूरोनिक एसिड का फंक्शन अब ये है जी कि ये इसकी लॉन्गर कार्बोहाइड्रेट चेन होती है। सबसे पहले तो ये है कि ये कोई 10-20 वाली कहानी नहीं होती, ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द बेसिकली monomers which join together and they form the hyaluronic acid, ठीक है। तो hyaluronic acid में we have the longer carbohydrate chain। इसके अलावा जी ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में तुम लोगों को पता है सेल्स हैं, बहुत ढेर सारे सेल्स हैं, और हर सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है। तो ये बेसिकली साइटोसोल का भी कंपोनेंट है, ठीक है। तो
ये हमारी बॉडी में ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है। इसके अलावा इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक बोन, elastin, collagen. It holds large quantities of water and occupies space, thus lubricating other structures. ये जो functions है ना, ये hyaluronic acid के हैं, ठीक है। hyaluronic acid के हैं, ये heparin के नहीं है। heparin का तो एक ही काम है कि ये एंटीकोगुलेंट है बॉडी का। तो ये hyaluronic acid के फंक्शन हैं। और इसके अलावा हमारी बॉडी, हमारी बुक में बेसिकली 4-5 फंक्शंस और भी लिखे हुए हैं हाइलुरोनिक एसिड के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइलुरोनिक एसिड की चेन काफी लंबी होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का भी मेजर पार्ट है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी के मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बोन है, इलास्टिन है, कोलेजन है, वो भी बना रहा है। तीसरी चीज ये होल्ड करता है, इसकी एबिलिटी है कि वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है, और स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, यानी कि लुब्रिकेटिंग एजेंट भी है। सिंपल वर्ड्स में इट एक्ट एज द लुब्रिकेटिंग एजेंट, ठीक है। बाकी फंक्शंस आर गिवन इन द बुक, आई थिंक यू कैन डू दैट फ्रॉम बुक, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद जी कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन। जाहिर है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे ब्रेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, नर्वस टिश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इम्यून सिस्टम में भी तुम लोगों ने पढ़ी होंगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है ना, जो कि माइक्रो में भी तुम लोग करते हो। तो अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ये है कि उसमें एक पार्ट तो, मेजर पार्ट तो उसमें प्रोटीन का होता है, नो डाउट, ठीक है। दूसरी चीज उसमें क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब है कि दूसरी चीज उसमें होती है शुगर्स, ठीक है। तो शुगर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम। तो जी ये इम्यून सिस्टम का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बाकी तो जो आपका ब्रेन है उसको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का जो मेजर सोर्स है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जी फाइबर विच इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। मैंने पहले भी तुम लोगों को ये रिपीट कर दिया है कि जो फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं जी कि वो वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से निकालते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स को निकालते हैं, इंटेस्टाइन को डिजीज फ्री रखते हैं, क्लीन रखते हैं। जाहिर है जब बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स जब निकल जाएंगी, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, डेफिनेटली आप डिजीजेस से उतना ज्यादा बच सकते हो। प्लस देखो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है फाइबर्स। एक तो कॉन्स्टिपेशन से बचा रहे हैं, दूसरा डायबिटीज में जो नेचुरली वेट गेन होता है बेसिकली उससे प्रिवेंट करते हैं हमें, ठीक है। तो वेट लॉस में जो है जी, और अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइबर इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लो करते हैं नेचुरली फाइबर्स। और हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हेल्प टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल। लेकिन इसमें हम शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं बात करेंगे, इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब वही चीजें हैं मेरे ख्याल में जो रिपीट हो रही हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल की रेगुलेशन करवा रहे हैं, स्पेयरिंग द यूज ऑफ द प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। अब व्हाट डज इट मीन, बेसिकली स्पेयरिंग द यूज ऑफ द प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो जाहिर है सेल्स फिर क्या करेंगे, वो एनर्जी के लिए प्रोटीन्स को यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। अगर 100% ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर लें, तो हमने तो ऐसा हम डाइट चार्ट बनाते हैं कि जिसमें हम मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करें, यानी कि 50 to 60%, लेकिन कुछ पार्ट जो है आपका प्रोटीन्स भी प्ले करें। प्लस ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड प्रिवेंट कीटोसिस। फैटी एसिड्स को ब्रेकडाउन में भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं और इसी वजह से हमें ये कीटोसिस से बचाते हैं। कीटोसिस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस ना हो, ठीक है, या बहुत कम हो। बिकॉज यू नो कीटोन बॉडीज अगर एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी में बनेंगी देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली द पर्सन विल सफर फ्रॉम कीटो एसिडोसिस। हम लोग क्लिनिकल साइड से हो, वी ऑल नो कि कीटो एसिडोसिस जो है इसमें पेशेंट अगर कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बन जाए तो पेशेंट कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है। तो कीटो एसिडोसिस से बचने के लिए जो है जी कार्बोहाइड्रेट्स वो फैटी एसिड्स की भी ब्रेक डाउन करवाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उसमें यूज हो रहा है, फ्लेवर के तौर पे यूज हो रहा है, स्वीटनर्स जो स्वीटनर्स हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और नेचुरल दोनों के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो रहे हैं फाइबर्स के फॉर्म में। तो दीज ऑल आर द बेसिकली फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। आई थिंक जो इंडिविजुअल फंक्शंस है ना कार्बोहाइड्रेट्स के
वो ही इम्पोर्टेंट हैं, और हमें ये जो एक्स्ट्रा इसके फंक्शंस हैं ना वो हम एज सच, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द बुक ऑल्सो, इस वजह से हम ये ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने स्लाइड से भी कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर करना है तो आई विल एडवाइस के हम जो है ना वो बस इसके जहाँ पे हमने हाइलुरोनिक एसिड वाली साइड एंड की थी ना, तुम लोग बस वहां तक के प्रिंट आउट्स लो, यहाँ से ज्यादा यहाँ तक बस, ये जो अभी स्लाइड मेरी चल रही है स्क्रीन पे। ठीक है, बस अगर स्लाइड से करना है तो दैट इज इनफ। जो एक्स्ट्रा फंक्शंस लिखे हुए हैं वो दे आर नॉट रिलेटेड टू लाइक आवर कोर्स कंटेंट, हमें उतना बहुत है। इसमें जो एक चीज है कि ये तो अंडरस्टूड है कि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स लोगे तो जाहिर है ओबेसिटी भी हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी तो जाहिर है हार्ट डिजीजेस भी हो जाएंगी। तो ये हमारे जो है ना वो डेफिनेटली डायरेक्ट उसके रोल्स हैं कि क्या बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लोगे। तो हमने तो बेसिकली न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, बेसिकली हमने तो बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो उसके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, देयर आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, द रिएक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के एल्कोहल्स कब बनते हैं और एसिड्स कब बनते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने जो चीजें करनी है ना कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में वो ये सारी चीजें हैं। हमने जो है ना इनको अब नहीं इन्वॉल्व, ये अंडरस्टूड है कि जी कार्बोहाइड्रेट से हार्ट डिजीज भी होगी, ओबेसिटी भी होगी, ज्यादा खाओगे तो डेंटल कैरियर्स भी हो जाएंगी। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट की भी डिजीजेस हो जाएंगी। ये चीजें हमने नहीं करनी। ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है विच इज द बेसिकली जो हमारा जी पैरामिड है, जो हमारा फूड पैरामिड जिसको हम कहते हैं, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज फूड पैरामिड। शायद ये तुम लोग और भी किसी लेक्चर्स में किसी कोर्स में पढ़ते हो, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा आलिया, पहले हम जरा फूड पैरामिड कर ले। अच्छा, ये जो फूड पैरामिड है ना ये हमें आगे भी बड़ा काम देगा क्योंकि हमने ये न्यूट्रिशन में भी करना है। फूड पैरामिड एक ट्रायंगल की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि कौन सी चीजें तुम लोगों ने, कौन से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, कौन से तुम लोगों को ज्यादा लेने हैं और कौन से तुम लोगों को कम लेने हैं। ठीक है, अब जहां से हमारी जो ट्रायंगल जो देखो नैरो है यानी कि तंग है, उसका मतलब ये है कि ये चीजें आपने कम यूज करनी है। ठीक है, जहां से इसकी विड्थ यानी कि ज्यादा होती जाएगी, उसका मतलब ये है कि ये चीजें जो है ना आपने ज्यादा लेनी है। और जो इसका बिल्कुल एंड है बॉटम ऑफ द ट्रायंगल, बॉटम ऑफ द ट्रायंगल का मतलब ये है कि डाइट में ये चीजें तुम लोग फ्रीक्वेंट अमाउंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा जनरल फूड पैरामिड है जिसका एक सवाल बायोकेमिस्ट्री में वैसे ही आ सकता है कि ड्रॉ द फूड पैरामिड। ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में तुम लोग सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ते हो, प्रोटीन्स भी पढ़ते हो, ठीक है, फैट्स भी पढ़ते हो, तो ये एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है। तो जी हमने फूड पैरामिड में क्या है कि जी जो बॉटम है विच इज जिसकी विड्थ ज्यादा है, जो काफी ज्यादा स्पेस घेरे हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल का जो निचला हिस्सा है जिसमें बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, फिश, पोर्क तो हम नहीं लेंगे बीइंग अ मुस्लिम, जाहिर है हलाल हराम जो है खाने वो हम खुद ही अब इसमें चेक करेंगे। जो सी फूड है, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, और एग्स वगैरह ये हम ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, और जो इसका सेकंड जो पोर्शन है उसमें हम देखो उसने लिखा हुआ है कि मॉडरेट अमाउंट में कौन सी चीजें यूज करनी है और स्मॉल सर्विंग्स में कौन सी लेनी है। ठीक है, तो मॉडरेट अमाउंट में आप नट्स, चीज, योगर्ट वगैरह, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मीन्स के जो ऑयल्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो बेरीज, लेग्यूम्स हैं, ये भी स्मॉल सर्विंग्स हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। और जो ब्रेड है, स्वीट्स हैं, स्टार्चेज हैं, पास्ता, राइस, सारी शुगरी फूड आइटम्स। ठीक है, पास्ता भी बहुत ज्यादा नहीं खाना आपको, चावल भी बहुत ज्यादा नहीं खाने, जाहिर है ये चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट है ना ये हमने बहुत कम यूज करने हैं। अच्छा, ये तो एक जनरल डाइट चार्ट है। मैं मेरे ख्याल में जब हमारी इंशाल्लाह क्लासेस रिज्यूम होती हैं तो एक अच्छे वाला भी तुम लोगों से शेयर कर दूंगी डाइट चार्ट, क्योंकि इसमें जो है ना एक चीज एंड पे लिखी हुई है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स। हम जो है ना सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा नहीं ले सकते। एंड वाला जो हमारा ट्रायंगल है बिल्कुल यानी कि बॉटम ऑफ द ट्रायंगल जो है उसमें सैचुरेटेड फैट्स उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो हम पोर्क इसमें से डिलीट करेंगे और एक हम डिलीट करेंगे सैचुरेटेड फैट्स, बाकी चीजें ठीक हैं इस ट्रायंगल में। ठीक है क्लास, तो मेरे ख्याल में कार्बोहाइड्रेट्स का तो जी बिल्कुल ये एक और डाइट चार्ट जो है दैट इज गिवन बेसिकली ना, लेकिन थोड़ा सा क्लियर वाला मैं दे सकती हूँ तुम लोगों को डाइट चार्ट। ठीक है, बिकॉज इसमें तो फॉरेन ऑथर की बुक से है तो डेफिनेटली वाइन वगैरह भी लिखी हुई है, फिर तुम लोग इस पे ना शुरू हो जो
तो ये जो है जी डाइट चार्ट हम जो है ना थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेंगे। वैसे अपार्ट फॉर दैट थिंग, इसमें देखो डेली फिजिकल एक्टिविटी भी लिखा हुआ है कि वो तो तुम लोगों ने मतलब इसमें तो काफी अच्छी क्लासिफिकेशन की हुई है कि कौन सी चीजें हमने डेली लेनी है, कौन सी हमने वीकली लेनी है, कौन सी मंथली लेनी है, ठीक है। लेकिन डाइट चार्ट में आपको डेली, मंथली और वीकली की ऐसा जरूरत नहीं होती। हम डेली वाला पे ही बनाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है, प्रोटीन्स कितने लेने हैं, फैट्स कितने लेने हैं, ठीक है। तो ये मैं तुम लोगों को एक डाइट चार्ट कोई भी मैं तुम लोगों को दे सकती हूँ, दैट इज बल्कि ये ज्यादा सिंपलर है, ठीक है। तो जी ये अब सारी चीजें जो है ना ये तुम लोग इंक्लूड ना ही करो तो अभी फिलहाल दैट विल बी बेटर। अभी हम सिर्फ अपना फोकस रखेंगे ऑन द बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जितना हमने अभी स्लाइड्स में किया है आई थिंक दैट इज इनफ। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस, और वो भी सिर्फ 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 कहाँ तक, इस स्लाइड तक, बस इससे आगे आई विल नॉट अलाउ यू। वो सारा एक्स्ट्रा है, उसकी जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जी इतना अभी हमारा खत्म है, ठीक है। तो देखो ना आगे ना वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसलिए मैंने उस डाइट चार्ट जो है ना फूड पायरामिड को स्किप ही करवा दिया। तो क्लास पोस्ट आ रहा है ना, आपने कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्लाइड्स हैं, जो इस अगर स्लाइड से करना है, आई रिकमेंड you do from the slide because structures are given in the slide and the structures are well explained in the slide. So I will recommend कि ये जो अभी स्लाइड स्क्रीन पे शो हो रही है यहाँ तक तुम लोग करो, and there is no need to cover the all slides, ठीक है। जो रिमेनिंग है इससे आगे वाली स्लाइड्स, they are not the part of our curriculum, they are not the part of the course, so we will better spare that those slides। तो हम उनको जो है ना नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो जी ये इसमें से अगर तुम लोग कुछ पूछना चाहो तो यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। दैट इज फॉर if there are any questions you can ask. जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी ना उसमें हम करेंगे प्रोटीन्स। तो मैं उसको जो है ना वो बुक से ही करवाऊंगी, ठीक है, प्रोटीन्स को। तो जब हमारा लेक्चर हो रहा होगा तो अच्छी बात है अगर तुम लोग साथ में बायोकेमिस्ट्री की 5 वाली बुक भी रख लो, ठीक है। उसी से ही मैं तुम लोग को प्रोटीन्स का चैप्टर करवाऊंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है प्रोटीन्स है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स चाहे बुक से करो चाहे स्लाइड से करो, इसमें क्लासिफिकेशन दोबारा बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन, आइसोमरिज्म, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो फंक्शंस वगैरह हैं हर कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये सारी चीज़ें, और स्पेशली क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह रमज़ान में ही हमारी क्लास होगी। नेक्स्ट टाइम जो भी टाइम टेबल आता है मेरे ख्याल में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। वो आपसे भी शेयर हो जाएगा, मेरे से भी शेयर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है ना हम अपनी क्लासेस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम लोग जो है ना अपनी फाइकमत की बुक रखना, मैं उसी में से स्लाइड्स बनाऊंगी, बल्कि बुक को ही शायद स्कैन कर लूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बुक ही ओपन कर लेंगे, आई विल ओपन द बुक, और तुम लोगों के पास घर पे होगी बुक, ठीक है, एंड वी विल स्टडी दैट। तो हम जो है बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो हम अब अपनी बुक से ही स्टिक करेंगे, बिकॉज स्लाइड से करेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्रॉम वेयर वी डू दैट चैप्टर, ठीक है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा चीजें जो हैं इस स्लाइड्स के प्रिंट आउट तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट स्लाइड्स कोई स्ट्रक्चर्स वाली लगे, ताकि अगर जब तुम लोग अपनी बुक से कर रहे हो एंड यू आर कंफ्यूजिंग विद द स्ट्रक्चर्स, बिकॉज स्ट्रक्चर्स आर नॉट गिवन इन द बुक ना, तो तुम लोगों को नहीं समझ आ रही तो तुम लोग फिर उसमें से कर सकते हो। अभी काम तुम लोग का पूरा हफ्ता है तुम लोगों के पास, तो प्लीज जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा चैप्टर मैं कहती हूँ तुम लोगों को ना कोई हिफज वाली कहानी हो जाए, कि याद हो जाए बिल्कुल, ठीक है। दैट इज बेटर फॉर यू गाइस, वो मेरे लिए नहीं तुम लोगों के लिए है कि काफ़ी टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। नो डाउट ड्यूटी पे जाते हो, लेकिन आने के बाद जो कॉलेज आने जाने का टाइम था, कॉलेज में अगर ब्रेक का या कोई क्लास नहीं होती थी वो टाइम था, और प्लस जो टायर्डनेस और फटीग आपको ट्रैवलिंग से होती थी वो आजकल काफ़ी कम हुई है। तो हम जो है ना इसको यूज़ कर लें इस टाइम को, और बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो कर लें, ठीक है। ट्राई नहीं करना, बस जो है ना कोशिश पूरी करनी है तुम लोगों ने, ठीक है। क्लास नेक्स्ट टाइम जो है ना प्रोटीन्स हमने करना है, तो प्रोटीन्स के भी 1-2 पेजेस रख खोल के देख लेना पूरे हफ्ते में, ठीक है। और टाइम भी हमारा चेंज हो जाएगा, ज़ाहिर 5 से 7 तो नहीं होगा रमज़ान में,
तो जो भी टाइम टेबल आता है ना उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। अभी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं और कोई बात है तो यू कैन आस्क, उसके बाद फिर मैं तुम लोग को फ्री कर दूंगी क्योंकि उसके बाद तुम लोग की मेरे ख्याल में और कोई क्लास भी नहीं है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? एडवांस रमजान मुबारक। जी इस चैप्टर का वो टेस्ट वेस्ट रखते हैं क्योंकि हमारा जो शालीमार लर्निंग पोर्टल है, तुम सब उस पे हो ना, तो शालीमार लर्निंग पोर्टल पे है ना हम क्विज भी ले सकते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो क्विज का वहाँ पे तरीका है ना वो जो है ना वो बहुत टफ इस लिहाज से है क्योंकि एक एक एमसीक्यू को तो एंटर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑलरेडी अगर कंप्यूटर में कोई एमसीक्यूज रखे हुए हैं तो मैं उनको कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, उसको एक एक को टाइप करना है उधर। फिर उस टाइम पे तुम लोग की अवेलेबिलिटी भी चाहिए कि तुम सब उस टाइम पे हो, और 2 मिनट के लिए एक क्वेश्चन तुम लोग को नजर आए या 3 मिनट के लिए आए, वो सारा सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि जाहिर है। और दूसरी एक चीज और है कि ऑनलाइन क्विज का मतलब तो ये है कि उसमें मतलब आप नहीं देख रहे स्टूडेंट्स को। नो डाउट आई ट्रस्ट यू गाइस, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं बनता। घर पे हो तुम लोग अपनी बुक से भी देख के कर सकते हो, तो क्विज क्या उसका या टेस्ट क्या रखें इसका। तो टेस्ट तो उसी तरह हो सकता है कि जब हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिज्यूम होती हैं क्लासेस के, डेफिनेटली ये जो पेंडेमिक है अभी आई हुई एपिडेमिक, इसको खत्म होना ही है इंशाल्लाह। तो थिंक पॉजिटिव। बाकी ये है कि अपने एंड तक तुम लोग अपनी तैयारी रखो, खुद समझदार हो, पता है कि पढ़ना है, एग्जाम्स देने हैं। देखो अगर उन्होंने एग्जाम्स पोस्टपोन, अगर उन्होंने एग्जाम्स लिए बगैर प्रमोट करना होता ना तो वो कर देते। बट द गवर्नमेंट हैज डिलेड पोस्टपोन द एग्जामिनेशंस। उन्होंने पोस्टपोन कर दिए सारे एग्जाम्स, यानी कि वो लेना चाहते हैं और वो लेंगे भी। और तुम लोग के तो भी एग्जाम्स में खैर काफी टाइम था, तो तुम पास टाइम है कि तुम लोग अपनी स्टडीज करो। ठीक है, तो जब हम इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस होती हैं तो हम सबसे पहले ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट्स का ही टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये है कि तैयारी अपने एंड पे रखो। प्लीज़ इंतज़ार मत करो कि जब टीचर टेस्ट ले तब पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है बायोकेमिस्ट्री के, तुम लोगों को पता है कि बाद में होने वाली भी नहीं है। ये तो जब इंशाल्लाह तुम लोग साथ साथ अगर नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये 7 बजे के बाद भी तुम लोग की कोई लेक्चर है कि ये लास्ट था लेक्चर? आफ्टर 7 इज देयर एनी लेक्चर? 7 PM के बाद लेक्चर है? कौन सा लेक्चर है? ओके ओके, इट वाज द लास्ट लेक्चर। ठीक हो गया। ओके ओके, बिकॉज मुझे यही कहा था एडमिन ने कि अगर आप थोड़ी देर पहले भी फ्री होते हो तो नो प्रॉब्लम, आप एंड कर देना, वाइंड अप कर देना। ठीक होगा, चलो क्लास इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात फिर। ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब भी हमारी क्लास होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, खुदा हाफिज।